नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है एक ऐसे गाँव की जो कि बहुत ही खुशहाल है और छोटा गाँव है। ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर राम सजीवन अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उनका एक छोटा भाई है तेजपाल। तेजपाल 5 साल पहले शहर चला गया था काम के लिए और वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता है। उसकी फैमिली वहीं रहती है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और एक बेटी है और राम सजीवन के 2 बच्चे हैं, वो भी अभी छोटे हैं। माँ और पिताजी गुजर गए हैं और अब इनकी फैमिली ही गांव में रहती है। खेती पर्याप्त है कि अपना घर चल सकता है। राम सजीवन बहुत मेहनत करते हैं और अपने घर का अच्छे से पालन पोषण कर लेते हैं। सब कुछ अच्छे से जा रहा था, लेकिन गांव के कुछ लोगों का कहना था कि राम सजीवन के खेत में जो ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी हैं। लेकिन राम सजीवन को ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को मानता नहीं था और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता था, जिस वजह से उसे कभी इन सब चीज़ों का एहसास ही नहीं हुआ। वो खेतों में रुकता ज़रूर था, लेकिन रात के वक्त आज तक कभी रुका नहीं था। और उसके कुछ जो वर्कर थे जो खेत में काम करते थे, वही रात की देखभाल करते थे खेतों में। तो राम सजीवन को जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए वो और भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन गांव के लोगों का कहना था इनके ट्यूबवेल वाले कुएं में भूतिया घटनाएं होती हैं। बहुत लोगों ने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा है जो नहीं देखना चाहिए, मतलब कि एक औरत की आत्मा वहाँ देखी गई है। लेकिन राम सजीवन सबको झुठला देता था और कहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग सिर्फ डराने के लिए ऐसा कर रहे हो। अब ऐसे दिन गुजरते गए और राम सजीवन अपना काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी शाम के बाद उधर नहीं जाता था। इधर जिधर राम सजीवन का खेत था और उधर ट्यूबवेल था, उस साइड बिल्कुल भी नहीं जाता था। एक दिन फ़ोन आता है, तेजपाल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो राम सजीवन कहता है कि भाई ऐसा है कि वहाँ का काम धंधा छोड़ करके क्यों ना तुम भी गांव आ जाओ और यहाँ हम दोनों भाई मिल करके खेती करेंगे और अच्छे से रह लेंगे जैसे कि मैं रहता हूँ। तो तेजपाल भी मान जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो 5 साल बाद फाइनली तेजपाल गाँव आता है अपनी फैमिली के साथ, और घर इतना बड़ा था कि रहने की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो दोनों भाई बहुत प्रेम से रहने लगे और राम सजीवन ने पहले तो तेजपाल को अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उसका इलाज करवाया और उनकी पत्नी जो थी, दोनों पत्नियां दोनों भाइयों की पत्नियां बहनों की तरह एक ही घर में अच्छे से रहने लगी। बच्चे भी बहुत खुश हुए कि एक बहन और आ गई है और अब तीनों बच्चे साथ में खेलते थे। तो पूरा घर बहुत खुश था, सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन तेजपाल शाम को खेतों की तरफ गया और उसने अपने भाई से कहा कि भैया क्यों ना ये जो ट्यूबवेल वाली जगह है यहाँ पर एक कमरा बना लिया जाए, ताकि रात में जब कभी रुकना भी हो और कुछ फसल रखनी हो तो उसके लिए कमरा बहुत ज़रूरी है। राम सजीवन मना करता है, क्योंकि उसे तो विश्वास नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक बात थी कि गांव वाले कुछ ना कुछ कहते हैं और वो नहीं चाहता था कि उसके भाई के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि तेजपाल कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और पता नहीं क्यों वो बचपन से थोड़ा डरता था। लेकिन ये बातें राम सजीवन उसे बताना नहीं चाहता था। तेजपाल ने जब बहुत ज़्यादा जिद की तो राम सजीवन ने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम बनाने की कोशिश करो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई ज़रूरत है बनाने की। लेकिन तेजपाल जब बहुत जिद करता है तो राम सजीवन हामी भर देता है। अब कमरा बनने के लिए लेबर मिस्त्री आते हैं, लेकिन दीवारें खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। थोड़ी थोड़ी दीवार बनती थी और टूटकर गिर जाती थी। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं, लेबर काम छोड़ छोड़ कर चले जाते थे।
एक लेबर तो ऊपर दीवार में काम कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया है और वो दीवार समेत नीचे आ गया था। उसको काफ़ी चोटें आई थी। उसके बाद से कोई भी लेबर वहाँ काम करने को तैयार नहीं था। अब तेजपाल बहुत परेशान होता है और वो थोड़ा गुस्सैल मिजाज का भी था। तो वो गुस्सा होता है और कहता है कि किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं काम खुद कर लूँगा। शहर में इतना काम किया है तो ये तो मैंने सीखा ही है। तो वो खुद काम करने का पूरा सोचता है। राम सजीवन कहता है कि नहीं भाई, जब नहीं हो रहा है तो इसे छोड़ दो, क्यों बनाना है, ऐसे ही एक छप्पर रख लेंगे, काम चल जाएगा। तो कहता है नहीं भैया, छप्पर रखने से सेफ्टी नहीं होगी। अब कहते हैं अगर भैया आप हेल्प करो तो हम कमरा बना लेंगे। तो कहते ठीक है चलो अच्छा। अब दोनों भाई मिलकर बनाने की कोशिश करते हैं। फाइनली दीवारें तो खड़ी हो जाती हैं। जब छत बनाने का नंबर आता है तो छत बनाना कोई मामूली बात नहीं होती है, इसलिए एक मिस्त्री को बुलाते हैं ये लोग और कहते हैं कि हम लोग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फाइनली छत की ढलाई हो जाती है। छत की ढलाई होती है और राम सजीवन उसी कमरे में बैठ कर के रोज़ शाम को सुंदरकांड का पाठ करता था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मन बोलता था कि उसे यहाँ पाठ करना चाहिए। लेकिन जब भी पाठ करता था कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिस वजह से पाठ कंप्लीट नहीं हो पाता था। रोज़ शुरुआत करता था लेकिन हो ही नहीं पाता था। ये बात राम सजीवन को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अवॉइड करता है और कहता है कि हो सकता है कि बस काम की टेंशन की वजह से मैं भूल जाता हूँ या याद नहीं रहता है। तो ये सारी बातें चल रही थी। इसी बीच कमरा बनकर तैयार होता है और प्लास्टर तो नहीं हुआ था, दीवारों से ही मतलब ऐसे ही दीवारें खड़ी हो गई थी, छत ढल गई थी, दरवाज़ा भी लग गया था। तो अब तेजपाल कहता है कि भैया अब तो कमरा कंप्लीट हो गया है, बस इसमें लिपाई कर देंगे, फ़र्श को भी पक्का कराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ट्यूबवेल है, आधे में तो ट्यूबवेल ही था। तो कहते हैं हाँ ठीक है। अब पहली ही रात थी और खेत में पानी लगाना था। तो तेजपाल कहता है कि भैया वर्कर तो काम कर रहे हैं मज़दूर, लेकिन आज मैं भी खेत में वर्कर के साथ रहूँगा और आज मैं यहीं पर सो जाऊँगा। तो राम सजीवन तो पहले मना करता है, लेकिन जब तेजपाल कहता है कि अरे भैया मैं यहाँ पर हूँ तो मैं देखभाल कर सकता हूँ, तो कहते ठीक है। अब शाम को वही खाना वाना खा करके 8 बजे तेजपाल खेतों की तरफ निकल जाता है। राम सजीवन की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी तो वो घर पर ही था। अब तेजपाल जाता है, पानी लगवाता है खेतों में, देखता है सब कुछ। ये सब करते करते 11 बज जाता है। 11 बजे तेजपाल अपने कोठरी में जाता है। वो जो कमरा था वहाँ पर लालटेन रखता है और एक चारपाई लेकर आया था, उसी चारपाई में बिस्तर लगाता है और बस सोने की तैयारी करने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था। उस कमरे के बाहर एक नीम का पेड़ था बहुत बड़ा सा, और उसके बगल में एक इमली का पेड़ था। इमली का पेड़ वैसे तो कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इनका बहुत पुराना पेड़ था, इसलिए इन लोगों ने कटवाया नहीं था क्योंकि इनके पूर्वजों के समय से वो पेड़ था। लेकिन कहते हैं जहाँ पर इमली का पेड़ होता है वहाँ पर डर तो होता ही है। अब तेजपाल बस सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किलों के बाद उसे नींद आती है। जैसे ही नींद आती है उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है। अब इसकी नींद खुल जाती है। ये उठता है और सोचता है कि रात इतनी हो चुकी है। तुरंत अपनी घड़ी में टाइम देखता है। मोबाइल उसके पास नहीं था, एक ही मोबाइल था तो वो घर पर ही रह गया था, इसलिए घड़ी लेकिन हर वक्त वो पहने रहता था। तो घड़ी में उसने टाइम देखा तो रात का लगभग 1 बज रहा था। इतनी रात में कौन हो सकता है? लेकिन फिर सोचा कि शायद भैया होंगे या गांव का कोई होगा। 1-2 बार आवाज़ देता है कौन है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो तेजपाल उठता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं था। इतनी जल्दी कोई कहाँ जा सकता है? वो बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसलिए उसने सोचा हो सकता है हवा से कुंडी खड़क रही होगी। वो दरवाज़ा बंद करके फिर से अंदर लेट जाता है। जैसे ही लेटा तो थोड़ी देर बाद उसकी चारपाई उठाकर किसी ने पलट दिया। वो चारपाई से नीचे गिरता है। अब तेजपाल बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि चारपाई अपने आप पलट नहीं सकती थी, क्योंकि मिट्टी की फर्श थी तो चारपाई वैसे ही उसमें एकदम फिक्स हो गई थी। तो ये चारपाई पलट कैसे गई? हड़बड़ाहट में लालटेन भी गिर जाती है और अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था दरवाज़ा किधर है। एक साइड ट्यूबवेल का कुआं था आधे में, और आधे की तरफ
वो कमरा था। वो कुंडी ढूंढ रहा था, दरवाज़ा ढूंढ रहा था, लेकिन उसे दरवाज़ा नहीं मिलता है और गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। अब सुबह होती है। सुबह राम सजीवन जाता है खेतों की तरफ और दरवाज़ा नॉक करता है, पर दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है। तो वो घबरा जाता है और तुरंत गांव वालों को बुलाता है। दरवाज़ा तोड़वाया जाता है। अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तेजपाल था ही नहीं। चारपाई पलटी हुई पड़ी थी, लेकिन तेजपाल नहीं था। अब ये लोग कुएं के अंदर देखते हैं तो कुएं के अंदर तेजपाल की बॉडी थी। उसको निकलवाया जाता है। राम से जीवन का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसकी पत्नी भी आती है। गांव के सभी लोग बहुत दुखी थे कि इतने सालों बाद वो आया था और उसके साथ ऐसी घटना हुई। अब कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ पर इन्हें नहीं रहना चाहिए, वो जगह ठीक नहीं है। अब कहीं ना कहीं राम सजीवन को भी विश्वास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तो भाई का क्रियाकर्म और ये सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से की। 15 दिन तो इसी में लग गए। तब तक ये लोग खेतों की तरफ गए ही नहीं। और उसके बाद अब राम सजीवन अकेला बचा था, तो उसने सोचा क्यों ना पूरा काम अब तो मुझे अकेले ही करना है, तो अब मुझे ही देखना पड़ेगा सब कुछ। तो उस दिन वो ट्यूबवेल की तरफ रात में लालटेन लेकर पहुंचा था। उसने सोचा जो अंदर कुछ सामान रखा हुआ है उसको निकाल लेता हूँ। वो दरवाज़ा खोल रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी किसी के रोने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। अब ये इधर उधर देखता है कि इतनी रात को लगभग 11:30-12 बज रहा था। गांव में तो सभी लोग सो जाते हैं, पर इतनी रात में कौन रो रहा है। वो इधर उधर देखता है तो कोई दिखता नहीं है। तभी उसने देखा कुएं के किनारे एक औरत बैठी है जो रो रही है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। अब राम सजीवन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और पूछता है कि बहन कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो। लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तेजपाल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक से जब ये उसके पास पहुंचता है तो वो औरत अपना मुंह ऊपर उठाती है और जैसे ही वो मुंह उठाती है तो रोशनी की वजह से राम सजीवन देख सकता था कि उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हैं और चेहरा भी एकदम सफ़ेद पड़ गया जैसे फूल गया हो और बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा था। वो औरत खड़ी होती है और खड़ी होकर के वो राम सजीवन की तरफ एकदम से भागना शुरू कर देती है। राम सजीवन लालटेन छोड़ करके भागना शुरू करता है। वो औरत बहुत तेज़ी से उसकी तरफ भाग रही थी। राम सजीवन बिल्कुल भी पीछे नहीं देखता है, बस एकदम भागना शुरू करता है वहाँ से। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी मौत तय है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से भाग रहा था। भागते हुए सीधे अपने घर जाता है और घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। थोड़ी देर तो दरवाजे के अंदर खड़ा रहता है, क्योंकि वो खुद ही आया था दरवाज़ा खोल करके, इसलिए दरवाज़ा पहले से ही खुला था। इसलिए ही बस दरवाजे के अंदर खड़ा रहता है और अपनी सांसों को थाम रहा था। तभी अचानक से कोई दरवाज़ा नॉक करता है। अब ये दरवाज़ा खोले कि ना खोले ये सोचता रहता है। अंदर एक जो दरवाजे में होल था उस होल से देखने की कोशिश करता है तो बाहर कोई और नहीं उसका भाई खड़ा था, तेजपाल। अब ये दरवाज़ा तुरंत खोल देता है और कहता है, अरे भाई तुम कहाँ से आ गए। जैसे ही ये बोलता है तो उसका भाई रोने लगता है बहुत ज़ोर से। ये कहता है, भाई तुम रो क्यों रहे हो और तुम कहाँ थे और अचानक से कहाँ से आए हो तुम। वो कुछ नहीं बोलता है, बस रोए जा रहा था और धीरे से मुड़ता है और चल देता है। राम सजीवन उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और कहता है कि रुक जाओ भाई, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये बस ट्यूबवेल वाले खेत की तरफ जा रहा था। राम सजीवन आधे रास्ते तक जाता है। उसके बाद उसे समझ में आता है कि भाई तो मेरा मर चुका है, ये भाई नहीं हो सकता है। तो ये बस उसके पीछे जाते हुए थोड़ी दूर ही जाता है, फिर एकदम से रुक करके एक किनारे खड़ा हो जाता है। वो आगे आगे जा करके अचानक से पता नहीं कैसे उसका रूप बदल जाता है और वो वही औरत बन जाती है जो औरत पहले थी। वो औरत अब वो धीरे धीरे चली जा रही थी। राम सजीवन समझ जाता है कि ये वही औरत है और मेरे भाई का भेष बना करके मुझे भ्रमित करने के लिए यहाँ पर आई थी, मुझे छलने के लिए आई थी। लेकिन राम सजीवन उसके पीछे नहीं जाता है। कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा थी जो राम सजीवन बच गया था और वो तुरंत वापस अपने घर आता है। खेतों की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाता है। अब वो इतना डर चुका था क्योंकि पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। अब अपनी पत्नी को भी जगाना ठीक नहीं समझता है और अपने बिस्तर पर जाके चुपचाप लेट जाता है।
अब सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि खेत तो हमारा ही है और इस तरह अगर होता रहा तो सब कुछ कैसे ठीक होगा। तो ये दूसरे दिन सुबह ही खेतों की तरफ जाता है और देखता है कि ट्यूबवेल में अभी भी दरवाज़ा खुला हुआ है, सब कुछ वैसे के वैसे ही जैसे रात में छोड़कर गया था। वो तुरंत उसमें ताला लगाता है और उस दिन के बाद से दोबारा उस ट्यूबवेल में गया ही नहीं। ट्यूबवेल भी हमेशा के लिए वो बंद कर देता है और सोचता है कि कुएं को भी बंद करवा देंगे, लेकिन कुएं को बंद करवाना मामूली बात नहीं थी, क्योंकि कुआं बहुत पुराना और गहरा था। तो उसने ऊपर से उसमें झाड़ वगैरह लगा करके उसको ढक दिया और उसने सोचा कि अब मैं ये इमली का पेड़ भी कटवा दूंगा। लेकिन इमली का पेड़ तो कट नहीं सकता था, क्योंकि जितने भी लेबर मिस्त्री आए वो कोई काट ही नहीं पा रहा था, उनके साथ कुछ न कुछ घटनाएं हो रही थी। तो फाइनली राम सजीवन को ऐसा सोचना पड़ा कि ये रास्ता ही हमें बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया और उसके बाद से उस रास्ते से जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। और आज भी वो ट्यूबवेल है, वो इमली का पेड़ है और वो कमरा है, लेकिन कोई भी उधर नहीं जाता है। राम सजीवन जी अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनके नाती पोते, उनके बच्चे तो बहुत बड़े हैं, अब सब शहर चले गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो आज भी उस खेत की तरफ जाते ही नहीं हैं और ना ही किसी को जाने देते। गांव के सभी लोगों को पता है, इसलिए कोई भी नहीं जाता है, सबको डर लगता है। दिन में तो सब जाते हैं, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं? अगर होती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।